मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का अध्ययन करेंगे। मेंडल ने अपने सिद्धांतों का जो वर्णन है, जो डिस्कशन है, इन्होंने 1865 में ही कर दिया था और उसका प्रकाशन 1866 में हो चुका था, लेकिन यह बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया। उसके दो तीन कारण थे कि पहली बात कि मेंडल एक गणितज्ञ था और जीव विज्ञान के निष्कर्षों को बताने के लिए उन्होंने गणित का उपयोग किया था। यह बात उस समय के जीव वैज्ञानिकों को बात नहीं समझ में आई और उन्होंने कहा, भाई गणित का उपयोग हुआ है तो ये बात, मेंडल की ये बात ठीक नहीं है। और दूसरी बात, उस समय संचार के साधन भी नहीं थे, ठीक से नहीं थे आज की तरह। और तीसरी बात, मेंडल ने बताया था कि लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं जो कि जोड़े में होते हैं, और यह कारक की संरचना क्या है, कहाँ स्थित होता है, यह मेंडल नहीं बता पाया। इसलिए मेंडल का यह जो कार्य था वह बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया। उसके बाद 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रिस और एरिक वॉन शेरमैक, इन तीनों ने अलग अलग प्रयोग किए और मेंडल के सिद्धांतों की पुनर्खोज की और बताया कि भाई मेंडल ने जिन निष्कर्षों पे पहुंचा है, मेंडल सही कह रहे हैं। और उसके बाद 1902 में, इस समय करीब माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी और लोग माइटोसिस मियोसिस के बारे में अध्ययन कर चुके थे और गुणसूत्रों के गति के बारे में समझ चुके थे। तो वॉल्टर सटन और थियोडर बावरी, यानी सटन एंड बावरी ने इन्होंने गुणसूत्रों के गति का बारीकी से अध्ययन किया और यह बताया कि भाई जो गुणसूत्र का जो व्यवहार है, जो उसकी गति है, यह तो मेंडल के द्वारा बताए गए कारकों के गति के समान है। अर्थात ऐसा लगता है कि मेंडल के जो कारक हैं, जिन्हें आज हम जीन्स कहते हैं, वह गुणसूत्रों के ऊपर ही निश्चित तौर पर स्थित हैं। इस तरीके से सटन एंड बावरी ने 1902 में आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रस्तुत किया। आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत की व्याख्या हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि यह मेंडल के द्वारा बताए गए वंशागति के जो नियम हैं, उसके भीतर कौन सा तंत्र काम करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो गुणसूत्र हैं वही वास्तव में आनुवंशिक सामग्री या कारकों के वाहक के रूप में काम करते हैं। मेंडल, सटन तथा बावरी ने अपने गुणसूत्री सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए निम्न तर्क दिए। इन्होंने कहा कि मेंडल ने यह बताया था कि लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक जोड़े में होते हैं। इन कारकों को आज हम जीन्स कहते हैं। तो कारक या जीन्स जोड़े में होते हैं। सटन एंड बावरी ने कहा कि भाई ठीक उसी तरीके से गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं और यह गुणसूत्र समयुग्मी या होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। युग्मक निर्माण के समय मेंडल ने बताया था कि केवल एक ही कारक या एक ही एलील युग्मक में जाता है। सटन एंड बावरी ने भी देखा कि गुणसूत्रों के जोड़े में से केवल एक ही गुणसूत्र युग्मक में जाता है। और मेंडल ने यह भी बताया कि कारकों का स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, अर्थात एक जोड़ी जो कारक है दूसरी जोड़ी कारक को किसी भी ढंग से प्रभावित नहीं करता है। अर्थात कारकों का
स्थानांतरण स्वतंत्र होता है, यानी इनका स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। सटन एंड बाउरी ने भी देखा कि अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों का भी स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। इसको हम आगे चित्र से भी भली भांति समझ सकते हैं। अंग्रेजी में हम इन्हीं बातों को हम कुछ इस प्रकार से व्याख्या दे सकते हैं कि पहला सेंटेंस है, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर प्रेजेंट एज पेयर्स इन डिप्लॉयड सेल्स। यानी जो द्विगुणित कोशिका होती है उसमें क्रोमोसोम्स और जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर स्थित होते हैं, तो यह जोड़े में पाए जाते हैं। और दूसरी बात, जो समजात गुणसूत्र हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, अर्थात जो समजात गुणसूत्र हैं वह मियोसिस के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि मेंडल ने भी बताया था कि दोनों कारक युग्मक निर्माण के समय अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या फिर से डिप्लॉयड हो जाती है। इस तरीके से द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्लेम्स इट इज द क्रोमोसोम्स दैट सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये बताता है कि वास्तव में जो गुणसूत्र हैं यही पृथक होते हैं और इन्हीं का स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। चलिए हम लोग चित्र से भली भांति इन बातों को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। गुणसूत्रों की गति को समझने के लिए चलिए हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक कोशिका है जिसमें कि माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होने जा रहा है। इसमें 4 गुणसूत्र हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, समजात गुणसूत्र हैं या होमोलोगस। ये दोनों एक जैसे गुणसूत्र हैं, ये दोनों भी समजात गुणसूत्र हैं, अर्थात 2 जोड़ी गुणसूत्र हैं। अब समसूत्री विभाजन कुछ इस प्रकार होता है कि पुत्री कोशिकाओं में, डॉटर सेल्स में 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी अब हर एक गुणसूत्र बीच में से फट जाता है और इसके सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग डॉटर सेल्स में पहुंच जाती हैं। इस तरीके से देखिए, यह जो क्रोमोसोम, यानी इस जोड़ी में से यह क्रोमोसोम है, इसका आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा दूसरी कोशिका में। इसी तरीके से हर एक 4 क्रोमोसोम के आधे आधे हिस्से। अब ये आधे हिस्से वास्तव में फुल क्रोमोसोम है। यहाँ पर प्रत्येक क्रोमोसोम की 2 कॉपी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये फुल क्रोमोसोम है। तो इस तरीके से मातृ कोशिका में 4 गुणसूत्र हैं और पुत्री कोशिकाओं में भी 4 गुणसूत्र हैं। बस केवल मातृ कोशिका में गुणसूत्रों में डीएनए की मात्रा डबल है। अब देखिए, अब यही कोशिका जो है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन कैसे करती है। यह एक जोड़ी गुणसूत्र है, ये दूसरा जोड़ी गुणसूत्र है। अब एक जोड़ी गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र एक कोशिका में और दूसरा गुणसूत्र दूसरी कोशिका में पृथक हो जा रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसा कि कारक पृथक होते हैं। अब इन दोनों जोड़ी में से यह जोड़ी भी पृथक हो रहा है, एक चला जा रहा है एक पुत्री कोशिका में और दूसरा दूसरी पुत्री कोशिका में। अब मियोसिस सेकंड हो रहा है, यानी मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जा रही है। अब मियोसिस सेकंड में क्या हो रहा है, मियोसिस सेकंड ये है, अब हर एक गुणसूत्र बीच में से फटता है। इस तरीके से 4 युग्मक बन रहे हैं और चारों में केवल एक एक गुणसूत्र पहुँचते हैं। यानी इन जोड़ी में से एक गुणसूत्र इसमें और इस जोड़ी का एक गुणसूत्र इसमें पहुँचता है। यानी इन चारों युग्मकों में केवल एक एक गुणसूत्र, यानी प्रत्येक जोड़ी का केवल एक गुणसूत्र युग्मकों में पहुँचता है। इस चित्र में आप ये देख सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। आप इसमें देखेंगे कि ठीक वैसे ही जैसा कि मेंडल ने बताया था कि जो
कारक हैं वह जोड़े में होते हैं। कारक यानी जीन्स जोड़े में होते हैं। तो आप इस चित्र में आप देखिए, यह कोशिका है, इसमें 4 गुणसूत्र हैं। तो पीला और नारंगी रंग का जो गुणसूत्र है ये दोनों जोड़े में हैं, ये दोनों समजात गुणसूत्र हैं। और ये दोनों लाल और हरा ये दोनों भी समजात गुणसूत्र हैं। तो कुल 4 गुणसूत्र हैं और ये गुणसूत्र जोड़े में हैं। और जब ये विभाजन करने को जाता है तो इसमें डीएनए की मात्रा, ऐसा अवस्था में डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक क्रोमैटिड और बन जाते हैं। तो हर एक गुणसूत्र यानी चारों गुणसूत्र में डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है, अर्थात प्रत्येक गुणसूत्र में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं। अब देखिए, जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो इन दोनों समजात गुणसूत्रों में से यानी पीले और नारंगी में से एक जो है एक कोशिका में पहुंच जाता है और दूसरा दूसरी कोशिका में पहुंच जाता है। आप यहाँ देखें, जब ये अर्धसूत्रीय विभाजन जब एक हुआ तो एक जोड़ा गुणसूत्र एक में पहुंच गया, यानी पीले और नारंगी ये दोनों समजात गुणसूत्र हैं। तो नारंगी अलग हो गया और पीला अलग हो गया, यानी कि यह जो समजात गुणसूत्र हैं यह दोनों जब युग्मक निर्माण हो रहा है तो ये दोनों अलग हो गए, एक कोशिका में, दूसरा दूसरी कोशिका में हो गए। अब जब अर्धसूत्रीय विभाजन 2 हुआ तो प्रत्येक जो क्रोमैटिड है यह अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाता है। इस तरीके से कुल 4 गुणसूत्र, 4 युग्मक बनते हैं और चारों में केवल एक एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस तरीके से पहले और आखिरी में हम लोग देखें कि पहले में गुणसूत्र जोड़े में है, यह एक जोड़ा है, यह जोड़ा है। जैसे कि कारक जोड़े में है, यह एक कारक है, यह दूसरा कारक है। युग्मक का निर्माण हुआ, 4 युग्मक बने, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही कारक है, यानी एक ही गुणसूत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कारक हैं, मेंडल ने जो कारक कहे थे, कारक का व्यवहार ठीक वैसे ही है जैसे कि गुणसूत्र का व्यवहार है। चलिए अगले चित्र में हम लोग देखें। इस चित्र से हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन, गुणसूत्रों का स्वतंत्र अपव्यूहन के बारे में समझ सकते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यह जो 4 गुणसूत्र हैं, यानी नारंगी और पीला, यह एक जोड़ी गुणसूत्र है, यह समजात गुणसूत्र है। यह दोनों भी समजात गुणसूत्र, कुल 4 गुणसूत्र हैं और 2 जोड़ी गुणसूत्र हैं, यानी 2 जोड़ी कारक आप इसको मान सकते हैं। तो 2 जोड़ी कारक या 2 जोड़ी गुणसूत्र हैं। अब आप देखिए, जब अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्रीय विभाजन में पहले में सबसे पहले देखिए एक, यानी समजात गुणसूत्रों में से होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक कोशिका में आ गया, दूसरा दूसरी कोशिका में आ गया। इसी तरीके से हरा वाला इसमें चला गया, लाल वाला इसमें आ गया। चाहे तो लाल वाला इसमें भी जा सकता था, हरा वाला इसमें भी आ सकता था, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि हरा वाला इसमें आ गया है, जबकि इस वाले में हरा वाला इसमें आया है, इसमें जो है इसमें आ गया। यानी कोई भी यानी जोड़े में से कोई भी गुणसूत्र किसी भी कोशिका में जा सकता है। अब आप देखें, इस तरीके से अर्धसूत्रीय विभाजन 2 होता है तो कुल 4 गुणसूत्र बनते हैं। एक नारंगी और हरे का कॉम्बिनेशन है और एक पीले और लाल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नारंगी और लाल का कॉम्बिनेशन है और पीले और हरे का कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से गुणसूत्र, कुल गुणसूत्रों का ये स्वतंत्र अपव्यूहन है। ये लाल नारंगी के साथ जा सकता है या हरा नारंगी के साथ जा सकता है। इस तरीके से यह गुणसूत्रों का वास्तव में स्वतंत्र अपव्यूहन है। कोई भी, यानी जोड़े में से कोई भी एक गुणसूत्र किसी भी दूसरे के साथ जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आपने इसमें देखा कि गुणसूत्रों का यहाँ स्वतंत्र अपव्यूहन हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसा कि मेंडल के कारकों का स्वतंत्र अपव्यूहन होता है।
तो इस आधार पे मेंडल ने यह बताया कि ये सटन एंड बाउरी ने यह बताया कि मेंडल के कारक जिस प्रकार व्यवहार करते हैं ठीक उसी प्रकार से गुणसूत्र भी व्यवहार करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मेंडल के जो कारक हैं यानी जो जीन्स हैं वह गुणसूत्रों के ऊपर ही स्थित होते हैं। तो बच्चों यह है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपको यह थ्योरी समझ में आ गई तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।